हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे एंड एंजॉय भी कर रहे होंगे। बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में हम आपके यूनिट नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर को स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अच्छे से यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही में हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व किया है, राइट। इस बार मेरी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी कि आपको अच्छे से थियरी प्लस यूनिट के सम एंड प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवाऊं, जिससे कुछ भी आपका पेंडिंग ना रहे। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सबसे पहले बात करें आपके बुक की, तो जी हाँ, आपकी बुक अभी तक नहीं आई है। बहुत से स्टूडेंट मुझे इंस्टा पे मैसेज भी किए थे एंड कुछ स्टूडेंट्स तो वीडियो पे भी कमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि सर बुक कब आएगी, राइट। तो मैंने भी देखिए, ये रहा गर्ग लाइब्रेरी, मैं यहीं से बुक परचेस करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से परचेज करिए या पूछ सकते हो, राइट। ये देखिए कॉल, ये नंबर दिया है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो, दोनों नंबर अवेलेबल है। मुझे यही कहा गया है कि दिसंबर के एंड तक शायद आ जाए, राइट। अभी तक आपकी बुक आई नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पर्सनली जाके मिल के भी आया, बट अभी भी आपकी बुक नहीं आई है, राइट। वैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2 है उसको कैसे बनाया गया है, राइट। ये यूनिट कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, तो जो बीकॉम SY मीन सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 ओल्ड कोर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। ओल्ड कोर्स को ही आप CBCS बोल देते हो। वहाँ आपको ये यूनिट देखने को मिलेगा, राइट। वहीं से आपको ये लिया गया है। जब वहाँ नाम क्या था, वहाँ इसका नाम रखा गया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1। तो यूनिट 1 जैसे वहाँ से लिया गया था, सेम वैसे ही यूनिट 2 भी वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ दोनों स्टूडेंटों को बेनिफिट होगा। यूनिट जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, जो जिनकी अभी एग्जाम चल रही है, तो ऑलरेडी यहाँ यूनिट नंबर 1 से मैंने कवर करवाया। तो जिनकी अभी एटिक एग्जाम चालू होने वाली है या हो गई है, उनको ये बेनिफिट दे सकता है, राइट। तो इसीलिए हम कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। विदाउट बुक भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका जैसा मैंने कहा था कि बुक आने से पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये देख लीजिए, यूनिट नंबर 2 हम चालू कर रहे हैं। तो ठीक है, आप पूछ सकते हो, राइट। देखिए बेनिफिट क्या है, जो गुजराती में लिखा हुआ है यहाँ, एक विद्यार्थी बीजा विद्यार्थी ने रेफरन्स થી લાવશે तो તેને 100 रुपया डिस्काउंट મળશે, राइट। अब इंस्टेंट ऑन द हैंड कैश 100 रुपया वो दे देते हैं। दूसरी बात, जूना पुस्तकों लेવામાં આવશે, जूना पुस्तकों भाड़े पर મળશે। तो वो लोग पुरानी किताबें हैं जो लेते भी है देते भी है। कुछ किताबें तो वो फ्री में भी देते हैं एंड आप यहाँ से रेंट पे भी ले सकते हो बुक, और आप क्या कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, सिंपल। तो आपको जैसा ठीक लगे। एंड हाँ, होम डिलीवरी भी अब अवेलेबल है, राइट। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो आप जस्ट मैसेज करके प्रॉपर अपना एड्रेस दे दोगे तो वो लोग पोर्टल वोटल जैसे भी होगा भिजवा देंगे बुक। तो जरूर बाय कीजिएगा। बट अभी बुक आई नहीं है, बट आप पूछ लीजिएगा, शायद आ गई हो। लेकिन बाकी बुकें आ गई है, जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके आपको बता दिया होगा। आई होप कि आपने वो पोस्ट देखा होगा। अब बात करें यूनिट नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो काफी आसान है, गुडविल से थोड़ा रिलेट करेगा। इंट्रोडक्शन दिया है, काफी इजी है। नीड्स क्यों है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, वो भी हम देखेंगे। फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, मेथड क्या है, नेट असेट वैल्यूएशन जिसको हम असेट बैंकिंग मेथड बोलते हैं। और ये देखिए जो 5 नंबर है ना, यही आपका मेथड नंबर 2 है, राइट। यील्ड वैल्यूएशन मेथड, ये 2 मेथड है एंड फेयर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। और पॉइंट नंबर 7 है वैल्यूएशन ऑफ राइट इन राइट शेयर। पॉइंट नंबर 8 है वैल्यूएशन ऑफ बोनस शेयर। और ये तो प्रैक्टिस ही है, यानी एक्सरसाइज है, जो कि आप सम को कैलकुलेट करना या वीडियो को वॉच करना पसंद करते हो। तो एक ही क्लास में ये थियरी को हमें कंप्लीट करना है। क्यों,
क्योंकि ज़्यादा क्लासेस करने का कोई मतलब है नहीं, थियरी काफ़ी आसान है, आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसको रीड करते हैं और कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम फेसिंग एन अकाउंटेंट। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो शेयर है उसका वैल्यूएशन यानी उसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाए, किसके बेस पर किया जाए, राइट। अब ये थोड़ा सा हम हिस्ट्री की ओर जा रहे हैं, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में अक्सर यही होता है कि पास्ट से चीजों को शुरुआत करते हैं। तो सबसे कॉम्प्लिकेट तो यही था कि शेयर की कैलकुलेट किया जाए, तो कैसे, किस बेस पर। पढ़ते हैं आगे क्या हमें देखने को मिलता है। जनरली द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर क्वाइटेड और recognized stock exchange and there is a no difficulty to fixing the value of share। तो जो पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं उसमें तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बात किसकी है यहाँ, यहाँ तो बात है जो आपके प्राइवेट कंपनी की। बट द प्राइस quoted in stock exchange are many times not enough for certain purpose because they are influenced by number of external factors like government policy, political situation, war, fake news, बैंकिंग सिचुएशन, रेट का इंक्रीज होना डिक्रीज होना, इट्स ओवर विच कंपनीज हैज नो कंट्रोल। अब यहाँ क्या मतलब है कि जो आपके शेयर की वैल्यू है वो कभी कभी टाइम पर वो एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं करती है, राइट। अब उसका कारण क्या हो सकता है, तो उसके सेवरल फैक्टर्स है, राइट। कोई भी उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हो सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो सकता है, मान लीजिए कोई वॉर आ गया, कोई फेक न्यूज आ गई, बैंकिंग सिचुएशन, सॉरी, रेट का इंक्रीज होना, बैंकिंग सिचुएशन में रेट का कभी इंक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना, तो बहुत सारे कारण हैं। जो प्राइस होती है शेयर की वो एक परफेक्ट शो नहीं करती, दैट वो सर्टेन पीरियड के सर्टेन पर्पस इज नॉट फॉर इनफ टाइम। कंपनी हैज अ नो कंट्रोल। अब यहाँ पर कंपनी का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, तो यही बात कही गई है। इन 1946 काउंसिल ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, अब ये कब पुरानी की बात है, बहुत पहले की, 1946 की, जिसमें काउंसिल हुआ लंदन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का। वी डिजायर टू स्टार्ट authoritative that stock exchange quotations are not directly related to the value of company assets or to the amount of its profit. Consequently, these quotations, no matter what date may be chosen for reference, cannot form a fair and equitable or national basis of compensations. The stock exchange does not determine the price of which officially list is recorded। तो कहने का यही मतलब है कि वहाँ बहुत ही प्रयास किए गए कि स्टॉक की क्या करें हम परफेक्ट वैल्यू निकालें, राइट। लेकिन ये प्रयास करने के बाद भी, चाहे वो डायरेक्टली हो, कंपनी के प्रॉफिट से रिलेटेड हो, उसकी असेट से रिलेटेड हो, बहुत कुछ ट्राई किया गया, लेकिन एक परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल पाई, राइट। आगे पढ़ते हैं। Stock exchange may be linked a scientific record instrument which register not its own action and opinions, but action and opinions private and institutional investors all over the country and indeed world। अब इसकी वजह क्या रही, राइट। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यस। अब इसकी वजह क्या रही, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है। देखिए कि पहले हम क्या एक्शन और ओपिनियन के बेस पर सोचा इन्होंने कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब इस बेस पर तो आप कैसे ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑल ओवर कंट्री, पूरी दुनिया की कंट्री है, और इंडीड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया की बात हो रही है। दिस एक्शन एंड ओपिनियंस आर द रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या आया, राइट। ये ग्रीन में मैंने टिक किया है। होप, फियर, guesswork, intelligence, otherwise good or bad investment policy and many other consideration। और इसके
रिजल्ट पे आया कि जो इन्वेस्टर डिसीजन लेते हैं उसका एक्शन ओपिनियन से, वो उम्मीद की वजह से, फियर यानी डर की वजह से, गैस वर्क यानी तुक्का की वजह से, इंटेलिजेंस यानी अपना दिमाग से, और अदरवाइज अच्छा इन्वेस्टमेंट या खराब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से हो सकता है, राइट। जो भी ऊपर हमें आंसर मिला। द कोटेशन दैट रिजल्ट डेफिनेटली डू नॉट रिप्रेजेंट। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इस तरह से तो आप क्या नहीं कर सकते हो कि वैल्यू ऑफ अ कंपनी, शेयर किस पर डिपेंड करता है, कंपनी के। अब जो भी ये प्रयास किया गया, जो भी ये कोशिश की गई कि इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखकर, तो जो एक प्रॉपर कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए, क्या वो निकल कर आएगी सामने? बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए ये रिजल्ट फेल रहा। बाय रेफरल टू इट्स असेट्स एंड इट्स अर्निंग पोटेंशियल। तो इसके आधार पे तो हम नहीं कह सकते हैं कि कंपनी की ये कैपेसिटी है और कंपनी का ये क्या है, एक रेफरेंस, कंपनी का ये अर्निंग पोटेंशियल है या अर्निंग प्रॉफिट है। फर्दर, shares of all private companies are not quoted to stock exchange, right? जो प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर्स हो उसको तो नॉट कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज कहा गया। शेयर ऑफ दिस पब्लिक कंपनीज विच डू नॉट फुलफिल लिस्टिंग रिक्वायरमेंट और विच दे डू नॉट अप्लाई टू द स्टॉक एक्सचेंज listing their shares not quoted on stock exchange, right? In the share of such public companies have been valued in accordance with the some accepted principles। तो अब इनके लिए क्या किया गया, एक accepted principles बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, डिसाइड किया गया। चलिए इसको अच्छे से स्टडी करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। The transfer of share of private companies invariably restrictions by their articles as it has been a condition prescribed in the definition of private company by the Company Act, जो कि दो है, 1956 एंड 2013, राइट। जो इसमें कमियां थी वो 2013 में पूरी की गई। तो इसके लिए क्या किया गया, एक्ट बना दिया गया आर्टिकल के थ्रू, और उसको डिफाइन किया गया उसी के अंदर, एक्ट के अंदर, सिंपल। तो इट डज नॉट परमिटेड टू इनवाइट पब्लिक शेयर subscriptions for its share and its shares cannot be listed on the stock exchange। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसको परमिशन ही नहीं देगी कि ये इनवाइट करे पब्लिक को टू सब्सक्राइब करने के लिए उसके शेयर को। तो ये जो बनाया गया है उसके तरीके से कंट्रोल किया गया, बाकी कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल। तो यहाँ से मीनिंग निकल कर आया। अब देखिए नंबर 2, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कि हमें शेयर की कैलकुलेशन क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्या नीड पड़ गई हमें। द फॉलोइंग पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस वेयर इट बिकम नेसेसरी टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो क्या कारण है, चलिए। नंबर 1, व्हेन अनकोटेड शेयर ऑफ प्राइवेट पब्लिक कंपनी आर बॉट एंड सेल। अनकोटेड शेयर को जब आप, अनकोटेड शेयर पब्लिक का हो या प्राइवेट का हो, जब उसको आप खरीदोगे या बेचोगे तब वैल्यूएशन करना जरूरी है। नंबर 2, व्हेन 2 or more companies amalgamated or are absorbed by some other company, right? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी क्या हो, अमालगमेटेड। अभी अमालगमेशन जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 3, और एब्जॉर्प्शन है जो ये आपका उसका नेक्स्ट यूनिट है, यानी यूनिट नंबर 4। ये अच्छा सेट किया गया है, पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, फिर अमालगमेशन, लास्ट में एब्जॉर्प्शन। ये कुछ अब मैच हो रहा है, एक सही चीजों को ऐड किया गया है, ये अच्छी बात है। तो ये एक साथ आप सारी चीजों को पढ़ लोगे और ये लिंक है एक दूसरे से, राइट। तो आपको समझने में भी थोड़ी आसानी होगी। ये पहले डिफिकल्टी था कि कुछ चीजें सेम 3 में थी और कुछ चीजें सेम 5 में थी, राइट। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जब 1 या 2 कंपनी अमालगमेटेड हो और उसको अदर कंपनी क्या करे, अब्जॉर्ब कर ले, इट बिकम नेसेसरी टू अराइव वैल्यू ऑफ शेयर, और फिर आपको वो क्या कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी वैल्यू ऑफ शेयर की। इट हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी बिगिन एब्जॉर्ब। पॉइंट नंबर 3, व्हेन पार्टनर्स इन अ फर्म जॉइंटली होल्ड शेयर एंड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, देन
वैल्यू ऑफ सच शेयर आर टू बी डिटरमाइंड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो जब क्या हो, जब जॉइंटली होल्डिंग शेयर हो जो फर्म के पार्टनर के या फिर पार्टनर का डिसॉल्व हो, तब भी कैलकुलेशन करना जरूरी बन जाता है। किसके लिए? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के लिए, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पॉइंट नंबर 4 है व्हेन लोन इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच शेयर। जब आप सिक्योरिटी के लोन ले तब जरूरी पड़ जाएगी। पॉइंट नंबर 5 है व्हेन कंपनी इज रिकंस्ट्रक्ट। जब आप क्या करोगे, कंपनी का रिकंस्ट्रक्ट करोगे, तब भी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना जरूरी है। इसके लिए अब सेक्शन एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 494। इट्स वैल्यू आर फॉर एक्वायरिंग शेयर ऑफ स्ट्रेंथ शेयर होल्डर्स, राइट। ये सेक्शन याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। पॉइंट नंबर 6 है व्हेन शेयर ऑफ वन क्लास आर टू बी कन्वर्ट इनटू द सम अदर टाइप ऑफ शेयर। यानी कुछ नहीं है, एक शेयर दूसरे में कन्वर्ट करो तब भी इसकी वैल्यूएशन करना जरूरी है, कैलकुलेशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 7 है व्हेन शेयर इन कंपनी आर गिफ्टेड दे मस्ट बी वैल्यूड फॉर गिफ्ट टैक्स पर्पसेस, राइट। तब यहाँ पर जब आप गिफ्ट दे दो, शेयर ऑफ कंपनी के गिफ्ट दे दो, तो उसको कैलकुलेट क्यों करना जरूरी है? बस ये टैक्स के पर्पज से, गिफ्ट टैक्स पर्पज के लिए, और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 8 है वेल्थ टैक्स पर्पसेस, जो कि अब नहीं है ये। नाउ शेयर आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द वेल्थ टैक्सेस। पॉइंट नंबर 9 है व्हेन शेयर्स आर एक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग पर्पस। जब आप कंट्रोलिंग पर्पस के लिए भी क्या करते हो, शेयर को एक्वायर करते हो, तब भी आपको क्या जरूरी है, वैल्यूएशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 10 है ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। जब आप शेयर को ट्रांसफर करते हो तब भी उसका कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 11 है व्हेन इट बिकम नेसेसरी टू मेक वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कंपनी। एंड लास्ट पॉइंट है व्हेन इंडस्ट्रीज नेशनलाइज एंड compensation has to be paid to the shareholders कंपेन ओवर टेकन ओवर्स। तो जब आप क्या नेशनलाइज, इंडस्ट्री जो है नेशनलाइज हो जाए या कॉम्पनसेशन हैज टू बी पेड, नेशनलाइज हो जाए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप कॉम्पनसेशन पेड करें किसको, शेयर होल्डर्स को, जब कंपनी टेक ओवर करे, तब भी इसका कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो काफी आसान था, सारे पॉइंट आपको जितने थे रिलेटेड वो लिख दिए गए हैं। आप 2-3-4 बार रीड करोगे तो भी आपका यहाँ से थियरी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थियरी है तो इसको अच्छे से रीड करिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर आर लार्जली द सेम दैट अफेक्ट इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने पढ़ा, उसी के कुछ रिलेटेड फैक्टर ये जो इससे मिलते जुलते हैं। जनरली शेयर आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड एंड फैक्टर दैट अफेक्ट यील्ड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो इसको कितने कैटेगरी किस किया है, 2 कैटेगरीज किया है। नंबर ए इंटरनल फैक्टर, नंबर बी एक्सटर्नल फैक्टर। 2 कैटेगरी किया हुआ है। इन 2 कैटेगरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। विच आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जो कि कंट्रोल करने के लिए है। तो चलिए उन्हीं 2 फैक्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 है इंटरनल फैक्टर, जिसके कुछ क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 है अर्निंग कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अब वो कैसे, तो देखिए 1 लाइन में लिखा है मैंने काफी आसान तरीके से, जिससे आप इसीलिए इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। हायर प्रॉफिट इंक्रीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड शेयर वैल्यू। अब किस लिए, तो देखिए जो प्रॉफिट होगा इन्वेस्टरों का, हायर प्रॉफिट इंक्रीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के लिए उनके, और वैल्यू ऑफ शेयर के लिए। नंबर 2 डिविडेंड पॉलिसी, इंटरनल की बात हो रही है तो इंटरनल में क्या, डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर एंड हायर डिविडेंड मेक शेयर मोर अट्रैक्टिव। अगर आप रेगुलर डिविडेंड दोगे, राइट, हायर ज़्यादा डिविडेंड दोगे तो फिर वो अट्रैक्टिव होगा, इससे भी आपकी गुडविल भी बढ़ेगी और साथ ही में क्या होगा, आपका शेयर डिविडेंड शेयर मजबूत होगा। पॉइंट नंबर 3 है फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रॉन्ग एसेट्स एंड लोअर डेप्ट इम्प्रूव शेयर वैल्यूएशन, शेयर वैल्यू। सीधी सी बात है,
असेट आपकी मजबूत होगी यानी एक अच्छी पकड़ होगी, और डेप्ट यानी जो आपका दायित्व है वो कम होगा, तो हमेशा वो शेयर की वैल्यू क्या होगी, एक अच्छी इंप्रूवमेंट रहेगी, राइट। पॉइंट नंबर 4 है मैनेजमेंट इफिशिएंसी। कैपेबल मैनेजमेंट लीडर्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड हायर शेयर प्राइस। सीधी सी बात है, जितना अच्छा मैनेजमेंट रहेगा उतनी अच्छी शेयर की वैल्यू रहेगी। नंबर 5 है ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स। कंपनी विथ फ्यूचर एक्सपेंशंस पोटेंशियल हैव हायर शेयर वैल्यू। सीधी सी बात है, ग्रोथ अच्छा रहेगा तो लोग अच्छे खासे जुड़े रहेंगे। नंबर 6 है गुडविल एंड रेपुटेशन। सीधी सी बात है, कोई भी हो, जितना अच्छा आपका ब्रांड होगा, जितनी अच्छी इमेज होगी, सीधी सी बात है शेयर की वैल्यू तो बढ़ने ही वाली है। अ ट्रस्टेड ब्रांड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर शेयर्स, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। नंबर 7 है कैपिटल स्ट्रक्चर। अ बैलेंस मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी सपोर्ट्स स्टेबल शेयर वैल्यू। तो सीधी सी बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करेगा, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कौन सा इक्वेशन लेते हैं, तो हमेशा याद रखना मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी वाला इक्वेशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डेब्ट भी होना चाहिए और इक्विटी भी होना चाहिए। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको, राइट। मेरी तो एग्जाम में आया था और ये सही भी मैंने किया था, एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, राइट। नंबर 8 है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। कंसिस्टेंट अर्निंग रिड्यूस रिस्क एंड राइज शेयर वैल्यू। सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग यानी क्या, अर्निंग की जो रिस्क है उसको क्या करो, एक तो रिड्यूस करो, और शेयर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करो। तो काफी आसान थे, सिंगल लाइन में। ये इंटरनल फैक्टर थे, इसी की तरह है इसके अपोजिट एक्सटर्नल फैक्टर, जो किससे रिलेट करेंगे, नंबर बी एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेट करेंगे जो इसके अपोजिट है। तो नंबर 1 है इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, राइट। अब ये किसी के हाथ में नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ राइज शेयर प्राइस विल बी रिकसेंस लोअर देन। तो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करेगी। नंबर 2 है इंटरेस्ट रेट। लोअर इंटरेस्ट रेट एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। सीधी सी बात है, अगर लोअर रेट रहेगा तो ज़्यादा इंकरेज करेगा इन्वेस्टरों को शेयर के अंदर। नंबर 3 है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टैक्सेशन। तो फेवरेबल होना चाहिए, राइट। अगर अनफेवरेबल होगा तो वो आपको डिमोटिवेट करेगा, और फेवरेबल होगा, फेवरेबल पॉलिसी होगी तो वो इंक्रीज करेगा किसके, शेयर वैल्यू के। नंबर 4 है पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज, ये भी ज़्यादा जरूरी है। नंबर 5 है इंडस्ट्रीज कंडीशन, ये भी अच्छी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कंडीशन होगी तो वो बेटर परफॉर्मेंस देगी आपको। नंबर 6 है मार्केट कंडीशंस। हायर डिमांड एंड लोअर सप्लाई इंक्रीज शेयर प्राइसेस। नंबर 7 है इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड स्पेकुलेशंस। पॉजिटिव मार्केट मॉडराइजिंग शेयर प्राइसेस। एंड नंबर 8 ग्लोबल इवेंट। इंटरनेशनल क्राइसिस और डेवलपमेंट्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर वर्ल्ड वाइड। तो जैसा हमने कहा कि इनके फैक्टर कौन हो सकते हैं, तो जैसा वहाँ एक लाइन पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, राइट, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, तो वहाँ हम लोगों ने सब कुछ करके तो देखा, लेकिन कुछ भी ऐसा मिला नहीं, राइट। इसीलिए इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सभी फैक्टरों को कंसिडर इसमें किया जा सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। आपके स्क्रीन पर ही मैंने दोनों पढ़ाए, राइट। तो ये हो सकता है, इतना नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो मैंने ली थे वो मैंने यहाँ लिखे हैं, सिंपल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, पॉइंट नंबर 4 है जो कि क्या है आपका मेथड्स है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, जिसमें नेट असेट वैल्यूएशन है और असेट बैंकिंग मेथड है। दोनों का मतलब एक ही होता है, सिंपल। There are two generally accepted and widely used method of valuation of share। तो इसके मोस्टली ये दो ही मेथड है और इसका वाइडली यूज भी है। नंबर 1 है नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज असेट बैंकिंग मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और ब्रेकअप वैल्यू मेथड, राइट। तो इसके बहुत सारे नाम है, पहले तो ये नाम याद रख लेना, हो सकता है यहाँ से एमसीक्यू आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले कि इसको किस नाम से नहीं जाना जाता है, और आपको पता होना चाहिए इसके 4 ये नाम
बाकी कोई भी उठा कर रख देगा। मान लीजिए ऑप्शन में ये यील्ड मेथड ही रख दिया, तो नंबर 2 है आपका यील्ड मेथड, जिसको हम अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं, राइट। तो यील्ड मेथड का दूसरा नाम तो एक ही है, लेकिन नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड के 3-4 नाम हैं जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिंपल, द अबव मेथड में बी यूज इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, सीधी सी बात है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ही दोनों का यूज होगा। डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, तो किस पर्पस से आप वैल्यूएशन या कैलकुलेशन कर रहे हो उस पर ही वो डिपेंड करेगा। चलिए मेथड को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है नेट असेट वैल्यूएशन मेथड, जिसको हम जानते हैं दूसरे नाम से भी असेट्स बैंकिंग मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और ब्रेकअप वैल्यू मेथड। The valuation of share under this method is made by dividing net assets of the company by number of share। तो देखिए इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये मिलेगा कैसे, तो नेट असेट ले लेना है और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है। तो ये रहा वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू व्हाट, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ शेयर। तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर। सिंपल, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। यस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू मेथड बिकम नेसेसरी। इस मेथड के अकॉर्डिंग जरूरी है हमें व्हेन वन कंपनी वांट टू परचेज और अब्सॉर्ब अनदर कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करना चाहती है, अब्सॉर्ब करना चाहती है, तब जरूरत पड़ जाएगी। व्हेन शेयर ऑफ कंपनी आर टू बी acquired in large number to obtain controlling interest in, अगर क्या है कि acquire है large number of share की कंट्रोल करने के लिए, तब भी जरूरी है controlling interest। and the और when company is take into liquidation, जब liquidation करे तब भी ये जरूरी है। that yield is not an important factor, तो इस केस में क्या हो जाता है, जो yield होता है, यील्ड यानी इसके बेस पर होता है, बट यहाँ ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हो जाता है। नेट एसेट्स हैव बीन टू परसेंटेज, यानी नेट एसेट को ही आप क्या करोगे, यहाँ कंसीडर करोगे और इस पर ही आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। इन सच अ केस हैव बीन वैल्यूड बाय नेट एसेट मेथड, जैसे हमने कहा कि मोस्टली केस में नेट एसेट ही आपको देखने को मिलेगा और वही है आपके पूरे बुक में भी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। The following points should be carefully studied in concern with net asset method। अब देखिए जो आपने कैलकुलेट किया था गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मोस्टली लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। चलिए फटाफट से रीड करते हैं। नंबर 1 है गुडविल इज जनरली वैल्यूड एंड एडेड टू टोटल असेट्स, आपको पता ही है, while presenting net assets सॉरी। तो मोस्टली देखिए गुडविल क्या होता है, जनरली उसमें एडेड ही होता है या फिर टोटल एसेट के साथ वो दिया होता है। इफ गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट बट इज वर्थलेस इट शुड नॉट बी इंक्लूड, अगर गुडविल क्या बैलेंस शीट के साथ दिया है बट वो वर्थलेस है तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, नॉट इंक्लूड। कन्वेंशनली इवन व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, the goodwill should be valued and included in total assets if the balance has acquired prestige। अब सीधी सी बात है, क्या है कि goodwill does not appear in the book but goodwill should have valued, अगर goodwill उसको कैलकुलेट किया गया है and include है in total assets में if the business has acquired prestige, तो इस केस में भी कंसिडर नहीं होगा। जनरली goodwill is valued on certain year purchase of super profits, right, purchase year, right, certain purchase years of super profit, जो कि हमने अभी पूरा का पूरा इसको कैलकुलेट किया इसी मेथड पे, राइट। जो हमने प्रीवियस यूनिट कैलकुलेट किया वो सुपर प्रॉफिट था, इसी पे था, परचेस ईयर पे, तो इसी पे मोस्टली क्या होता है, वैल्यूड होता है, कैलकुलेट होता है। इफ इट इज क्लियरली इंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट गुडविल, अगर आपको क्या है कि क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप गुडविल क्या करिए, फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, देन इट शुड बी फाइंड आउट एडेड टू द टोटल असेट्स। तो फिर आप क्या करोगे, आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप उसको कैलकुलेट कीजिए, फाइंड आउट यानी कैलकुलेट कीजिए
और फाइंड आउट करके उसको क्या करिए, टोटल असेट में ऐड कीजिए। सिंपल, बच्चों वाले पॉइंट लिखे हैं, बस पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। नंबर 2 है fictitious assets appearing on the asset side should be excluded। हम नहीं लेते थे, आपको पता है, टोटल असेट के साइड जो हो, राइट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटर कमीशन, ये लिखा ही है आगे, राइट। as they are only debt balance and will not fetching anything। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, अंडरराइटर कमीशन हो गया, शेयर डिबेंचर डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस हो गया। ये आपके क्या है, ये फिक्टिशियस असेट्स जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, राइट। सॉरी स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं। नंबर 3 है बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो उसको कैसे कंसीडर करेंगे, आइए रीड करते हैं। अपीयरिंग ऑन द liability side are not to outside liquidity and should not be deduct। अब क्या है, वैसे तो हम कुछ चीजें को डिडक्ट करते थे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे फ्रॉम टोटल असेट्स। क्या है, फिर से रीड करते हैं। अपीयरिंग ऑन द बैलेंस, अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड आर नॉट द आउटसाइडर लायबिलिटीज। जो आउटसाइडर लायबिलिटीज होगी उसको आप डिडक्ट नहीं करोगे, उसको आप टोटल असेट में से डिडक्ट नहीं करोगे। फॉर द पर्पस ऑफ परसेंटिंग नेट असेट्स, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस, डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, ओनली डेप्ट पेएबल टू बी आउटसाइडर शुड बी डिडक्टेड। तो ये जो आउटसाइडर कौन कौन से है, जनरल रिजर्व है, पीएलएन अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, जो कि ये क्या है, ये आउटसाइडर के जो डेप्ट है इनको आप डिडक्ट कर सकते हो, इनको नहीं कर सकते जो ऊपर पढ़े, राइट। कौन किसको कर सकते हो, ये देखिए क्रेडिटर्स, डिबेंचर, वर्कमैन सेविंग कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट। ये जो है इनको आप डिडक्ट कर सकते हो, राइट। ये जो ऊपर है इनको आप ऐड करोगे, जो कि हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते थे तब आपको ध्यान में होगा। तो जनरल रिजर्व भी कंसीडर नहीं करते थे, पीएलएन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी कंसीडर नहीं करते थे, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड है इनको भी कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन यहाँ आप कंसीडर करोगे, और यहाँ सिर्फ कंडीशन कंसीडर नहीं करोगे, वो क्या है, क्रेडिटर्स है, डिबेंचर है, वर्कमैन सेविंग फंड है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। अब आप कहोगे सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि देखिए जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम वैल्यूएशन ऑफ जब गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, वहां कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स आ रहे थे जो स्टूडेंटों को थोड़ा सा डिफिकल्टी दे रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि भले थियरी के फॉर्म में मैं एक बार पढ़ा दूं, जिससे मैं इतना तो कह सकूं कि मैंने थियरी में पढ़ाया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, राइट। प्रीवियस जब हमने यूनिट कवर किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें तो थियरी स्किप कर दी। मैंने कहा चलो सम के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले थियरी अच्छे से कवर कराऊंगा और आपको वीडियो वॉच करनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, पॉइंट नंबर 4 है लायबिलिटीज टू बी डिडक्टेड। अब कुछ लायबिलिटीज है उसको तो डिडक्ट करोगे आप। द लायबिलिटीज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल असेट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। जो होगा ये टोटल असेट में फॉलोइंग ये लायबिलिटीज होगा, उसको आप डिडक्ट यानी लेस कर दोगे। नंबर 1 है ऑल लॉन्ग टर्म्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को क्या करोगे आप, डिडक्ट कर दोगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट accrued there only if। Number 2 provision for taxation। Number 3 no provision has been made but which are to be paid। Number 4 previous years adjustment which are reduced profit। And number 5 preference capital, preference dividend, proposed preference dividend, right। ये तो आया ही नहीं था वैसे, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड और प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड जब हमने कैलकुलेट किया था गुडविल उसमें तो नहीं आया था, बट ये हो सकता है कि यहाँ आपको देखने को मिल जाए। तो ये जो 5-6 आइटम है इनको आप क्या करोगे, डिडक्ट यानी लेस कर दोगे, राइट, जब नेट एसेट कैलकुलेट करोगे। सो सिंपल। पॉइंट नंबर 5 है
assets should be valued their residual value not and their book value। सीधी सी बात है, जब हमें बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू दिया था तो हम मार्केट वैल्यू कंसिडर कर रहे थे, और जो हमें बुक वैल्यू दिया था वो बुक वैल्यू भी कंसिडर कर रहे थे। बट यहाँ क्या है, इफ रिसेलेबल वैल्यू आर नॉट गिवन देन बुक वैल्यू में बी टेकन एज रियलाइजेबल वैल्यूज, राइट। अगर आपको क्या रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिया है तो ही आप बुक वैल्यू लोगे, राइट। और आपको ये वैल्यू दिया है तो फिर आप उस केस में बुक वैल्यू नहीं लोगे, सिंपल, वो तो कुछ खास था नहीं। पॉइंट नंबर 6 है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स वॉल मार्केट वैल्यू आर एक्सीज फॉर देयर बुक वैल्यू एंड शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिए बच्चों वाली बात है, सीधी सी बात है, आपको बुक वैल्यू दी है, सामने डेप्रिसिएशन दिया है, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही वैल्यू लेते थे। लेकिन सपोज आपको मार्केट वैल्यू दी है, तब तो ये दोनों को भूल जाइए, मार्केट वैल्यू सीधा कंसिडर करोगे। अब ये सारे पॉइंट आ रहे हैं तो चलिए रीड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 है प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या कहा है, आइए इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। व्हेन कंपनी हैज इश्यू प्रेफरेंस शेयर, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर व्हाइल सेटिंग द वैल्यू ऑफ शेयर। तो आपको ये फॉलोइंग पॉइंट जो कंसिडर करने चाहिए। नंबर 1 है प्रेफरेंस शेयर गेट प्रायोरिटी टू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड रिटर्न ऑफ कैपिटल इन वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप की बात हो तब की इक्विटी शेयर व्हाइल असेंटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मस्ट बी डिडक्ट फ्रॉम नेट असेट्स, राइट। तो इस केस में क्या करोगे आप, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को डिडक्ट करोगे नेट असेट से। पॉइंट नंबर 2 है इफ द प्रेफरेंस शेयर आर पोटेंशियल एज अ कैपिटल एंड अराइजेस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर पेएबल इन वाइंडिंग अप देन बोथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अराइजिंग सच डिविडेंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट असेट्स। तो इस केस में क्या, नेट असेट के कैलकुलेट करने के टाइम आप ये दोनों को क्या करोगे, डिडक्ट यानी माइनस करोगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट ओनली मस्ट बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और जो रिमेनिंग नंबर बचे होंगे इक्विटी शेयर के, उससे क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। नंबर 3 ये पूरी कैलकुलेशन की प्रोसेस है, मैं एक प्रकार से कहूँ ये पूरी कैलकुलेशन की प्रोसेस है, बस आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। अगर कुछ ऊपर से जा रहा है तो वो जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। एक बार सम सॉल्व करोगे उसके बाद वापस आके थियरी पढ़ोगे, सारी की सारी थियरी माइंड में सेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब मेरी मेथड ही इस तरह की है कि आपको वो थियरी ऑटोमेटिक याद करवा देती है। इफ प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बट रैंक इक्वली विथ इक्विटी शेयर then total share would divided by total share of both। तो सीधी सी बात है, ये प्रैक्टिकल चीजें है, यहाँ थोड़ा समझाना डिफिकल्टी हो सकता है। यस, पॉइंट नंबर 4 है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जिसे एनटीआई भी कहते हैं। while finding out value of share value of non trading investment should be also added। अब देखिए ये एक नया पॉइंट है कि इसको क्या करोगे आप, ऐड करोगे, राइट। गुडविल में तो हम क्या करते थे, इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करते थे, बिकॉज हियर वी जस्ट थिंक दैट बिजनेस इज क्लोज डाउन एंड ऑल असेट्स आर सोल्ड, व्हाट अमाउंट विल बी रियलाइज। तो यहाँ क्या मान लीजिए कि हम ऐसा सोचे कि आपका बिजनेस ही हमेशा के लिए बंद हो गया और सारी असेट को हमने बेच दिया, तो इस केस को ध्यान में रखकर इसको ऐड करते हैं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी डिडक्ट, राइट। देखिए नॉट बी डिडक्ट लिखा है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, पता नहीं कैसे, एवरेज प्रॉफिट से। अब ये एवरेज प्रॉफिट आपका स्टेप नंबर 1 था, राइट। और ये जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट था जो हम कैलकुलेट करते थे स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करते थे क्या, नेट असेट्स, जिसको दूसरा नाम क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप कि आप सब कैचअप कर पा रहे होंगे और उसको इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे। ये थियरी के भी पॉइंट्स है, मैं पहले कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन जब करेंगे तब तो मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ये क्लियर हो भी जाएगा। ऐसा आप कंपेयर करके भी देखोगे एज उस सम से और इस सम से, राइट। तो इतना ही था, पॉइंट नंबर 5 है। अब मेथड नंबर ये एक्चुअली 2 है आपकी, यील्ड वैल्यूएशन मेथड।
तो ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस क्लास को कंप्लीट कर दूँ, तो प्लीज़ बने रहिए। दिस मेथड टेक इनटू अकाउंट अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर व्हेन the value of calculated is generally known as market value। तो जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो उसको मार्केट वैल्यू कहा जाता है। When investor think to purchase of share of company, he interested is income that will be received from its investment। सीधी सी बात है, कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ से कुछ, जब भी कोई परचेस करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहां से कुछ तो इनकम की एक्सेप्टेंस होगी उसकी। Hence, the share are generally should be based on yield। और ये जो वैल्यू होती है, सॉरी, जो वैल्यू होती है वो किस पे बेस्ड होती है, यील्ड पे बेस्ड होती है, राइट। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज यील्ड वैल्यूएशन मेथड और अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड, राइट। तब इसके भी दो नाम है, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, अर्निंग वैल्यूएशन मेथड, और इसको मार्केट वैल्यू भी कहा जाता है। तो ये आप ये ध्यान में रख सकते हो। While ascertaining value of share according to net asset method, we think in terms of closing down the business, that what asset would be realized if company is wind up and what amount per share would be returned to shareholder out of the process। तो जैसा है कि यहाँ क्या ध्यान में रखा जा रहा है कि कंपनी को क्लोज किया जा रहा है हमेशा के लिए, वो असेट को सेल भी कर दे रहे हैं हम, तो हम क्या देंगे, पर शेयर कितना देंगे और जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको कितना रिटर्न करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैलकुलेट असेट बैकिंग पर शेयर। However, investor does not think wind up and company when purchase shares। सीधी सी बात है, कोई इन्वेस्टर को नहीं पता होता कि कब ये शट डाउन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसको ध्यान में तो कोई रखता नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी इन्वेस्टर हो, कोई भी परचेसर हो, यही ध्यान में रख के शेयर परचेस करता है। लेकिन ऐसा हो जाए तो क्या, ही हैज आई ऑन अर्निंग। उसकी आंखें कहाँ होती है, उसकी आंखें हमेशा अर्निंग पे रहती है, यानी प्रॉफिट के लिए आंखें उसकी होती है। लेकिन ऐसी चीजें कोई नहीं सोचता है, सीधी सी बात है। आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये सोचेंगे कि कंपनी का वाइंड अप हो जाए? बिल्कुल कभी नहीं सोचेंगे, और सोचेंगे तो वहाँ इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो ये बस लाइन कही थी, बहुत ही अच्छी लाइन थी कि उनकी आंखें कहाँ होती है, अर्निंग पे होती है। बहुत ही अच्छी प्यारी सी लाइन थी इस चीज को समझाने के लिए। अब देखिए वापस ये स्टेप से कुछ खास है नहीं, बट थोड़ा सा हम इसको कवर कर लेंगे। नंबर 1 है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सीधी सी बात है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट मेंटेन करना है, मेंटेनेबल, उसके लिए पढ़ लेते हैं, चलिए ना। द प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच कंपनी इज एक्सेप्टेड टू अर्न एंड मेंटेन इन फ्यूचर शुड बी परसेंटेज। सीधी सी बात है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 to 5 years शुड बी अडॉप्ट एज द बेसिस। बेस के लिए क्या करोगे, लास्ट 3 या 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट आप अडॉप्ट करोगे। वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, एबनॉर्मल ईयर शुड बी अवॉइड। जब आप क्या करोगे, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, तब आप एबनॉर्मल ईयर है उसको क्या करोगे, अवॉइड करोगे। सर्टेन एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड अप एवरेज प्रॉफिट सो अराइव एट इन द ऑर्डर टू गेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो आपको मिल जाएगा ये प्रॉफिट। नंबर ए है नॉन रिकरिंग आइटम्स शुड बी एक्सक्लूड। नॉन रिकरिंग आइटम है उसको एक्सक्लूड करोगे, मतलब क्या, उसको लेस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, राइट। उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। तीनों का मतलब एक ही होता है। क्या हो सकता है, इफ रेंट ऑफ प्रीमाइस was paid in past but now the company own its premise, then rent should not be charged to profit। तो वो जब खुद के लिए लेंगे कंपनी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको डिडक्ट नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर बी है इनकम टैक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर। अब सीधी सी बात है, इससे तो कोई नहीं बच सकता। जहाँ टैक्स आ जाएगा वो आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, टैक्सेशन तो। Out of profit, in case a rate of income tax is not given, it may be assumed 50% of net profit। सीधी सी बात है, नहीं दिया है तो क्या assume कर लोगे, 50%, सीधी बात है। नंबर सी,
if allocation to reserve it is essential every year, then normal percentage must be deduct out of the profit. जो normal percentage होगा उसी को apply करेंगे in such reserve because net profit cannot be regarded as distributable unless that allocation is made. सीधी सी बात है, अगर वो डिसाइडेड किया है तो ज्यादा आप ध्यान नहीं दोगे। पॉइंट नंबर 2 है एक्सेप्टेड यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कुछ खास नहीं है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना, एकदम सिंपल से पॉइंट है। नंबर 3 है वैल्यू ऑफ शेयर। वैसे ये आ चुका है, फिर से आ रहा है तो इसको पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन द वैल्यू ऑफ शेयर व्हेन मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जब आपको दिया हो तो उसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला के थ्रू समझ लो, नेट असेट is equal to what, net asset divided by number of share multiply by what, paid up value of share given हो तो दिया ही होगा, सीधी सी बात है। तो एक तरीका हो गया। और दूसरा क्या है, where dividend is equal to what, तो net assets divided by number of share into 100। तो ये फॉर्मूला हो गई, याद रख सकते हो। वैसे जब सम कैलकुलेट करेंगे तब बहुत ही हेल्प होगी। तो ये जितनी भी फॉर्मूला आ रही है, फॉर्मूला को तो आप ध्यान में रखना। अब ये देखिए, पॉइंट टू बी रिमेम्बर फॉर द शेयर ऑफ वैल्यूएशन, वही है। नंबर 1 चेंज इन फ्यूचर हो तो, नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट जो हमने सीखा, नंबर 3 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज अ डिविडेंड। नंबर 4 है प्रेफरेंस डिविडेंड, जब प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे तब कैसे, वो हमने पढ़ा था अच्छे से। क्या दिया रखा है, चलिए वही है, द कंपनी प्रेफरेंस शेयर देन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर शुड बी डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट। वो तो हम करते ही थे, कैसे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन यील्ड बेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हो तो फाइंड आउट एवरेज नेट प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड दैट बी कैन बी पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो ये जो इक्विटी शेयर पे भी दिया होगा उसका भी डिविडेंड वैलिड है यहाँ। नंबर 3 मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फॉलो फॉर्मूला। तो मार्केट वैल्यू के लिए क्या करोगे, तो यही है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, तो आपको मिल जाएगा आंसर। सिंपल है एकदम, फॉर्मूला से। फॉर्मूला को थोड़े ध्यान में रखिएगा और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 6 है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में कुछ खास नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू व्हाट, इंस्ट्रिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 7 है वैल्यूएशन ऑफ राइट इन राइट शेयर्स अंडर सेक्शन 81 है इंडियन कंपनी एक्ट का। ये पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन के व्यू पॉइंट से। एंड पॉइंट नंबर 8 है वैल्यूएशन ऑफ बोनस शेयर। तो राइट, ये भी आपका होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन लिखी हुई है, 1, 2, 3 लाइन है, पढ़ लीजिएगा अपने एंड से, कुछ खास है नहीं। तो ये थी थियरी, मोस्टली मैंने सारी थियरी कवर करा ली है। 2 पॉइंट आपको होमवर्क में दिए जो काफी छोटे हैं, राइट, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 7। तो बाकी तो सारी चीजें मैंने आपको ये देख लीजिए बहुत ही अच्छे से कवर करवा दी है। मोटा मोटा तो मैंने सब कुछ कवर करवाया, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो कि इतने डिफिकल्टी नहीं देंगे आपको, उसको मैंने एज अ स्किप किया है या फिर आपको वो होमवर्क में भी दिया है, राइट। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सीधे सम को कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दूंगा और स्पीड से आपका मैं काम भी करूंगा, यानी सम भी कैलकुलेट करवाऊंगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।